जब कोई मुकाम हासिल करना होता है जी। तो उसके लिए हम लोगों को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी की बात में नहीं आना चाहिए कि पापा मम्मी का रोल इसमें सबसे बड़ा रहा है। वसीम अख्तर द लीडर हिंदी के लिए आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक ऐसे युवा मौजूद हैं जो अपने जैसे तमाम युवाओं के लिए एक मिसाल हैं। बचपन से लेकर अब तक 100% उपस्थिति में उन्होंने एक अहम रोल निभाया है। उपस्थिति को लेकर उनका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखा जा चुका है। पढ़ाई उनके लिए जुनून है तो समाज सेवा उनकी हॉबी है। उन्होंने अपने समाज सेवा के लिए ऐसे वर्क को चुना है जो अपनी जान देकर इस देश की सेवा में लगा है। वो ऐसे शहीदों के घर जाते हैं जिनके बारे में पता लगता है कि वो किसी न किसी रूप में परेशान है। शजरुल इस्लाम, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और आपके चैनल ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं, बातचीत कर सकूं। एक ये बहुत मुश्किल टारगेट है जो आपने चेस किया। 14 साल लगातार अपनी क्लास में उपस्थित रहना बहुत मुश्किल है। पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि ये आपने कैसे अंजाम दिया कि 14 साल तक लगातार आप क्लास जाते रहे, तब भी कि जब तमाम परेशानियां आई होंगी इस बीच, तो ये मुश्किल काम आप कैसे करने में सफल हुए? ये प्रेरणा मुझे, जो हार्डवर्क मुझे हुआ, ये प्रेरणा जो मुझे मिली, ये मुझे अपने पापा ने दी। सबसे शुरुआत में जब हम स्कूल जाते थे तो पहले तो पापा ने जो है 2-3 दिन रात में वो बोला कि भाई सुबह तुम्हें नियमित तौर पे स्कूल जाना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक ये ऊर्जा जगी हमारे अंदर कि ये हमें स्कूल जाना चाहिए। फिर लगातार हम तकरीबन 14 साल से मैं स्कूल में 100% उपस्थित हूँ और मैं कामयाब रहा। हालांकि काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ी, कई तूफान आए, आंधियां आई और हमारे घर पे 4 फुट का नाला भर जाता है, आपको भी पता है। तो उसको पार करके स्कूल जाना वो थोड़ा मुश्किल था छोटे पे। तो ये सब पार कराना पापा का काम था और पापा ने ही प्रेरणा दी इस चीज़ की। और सब बस यही कहना चाहूँगा कि पापा मम्मी का रोल इसमें सबसे बड़ा रहा है। ये ख्याल कैसे आया कि जो सीमा पर देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं उनके बच्चों को आप पढ़ाएं या उनके घर जाने के बाद उनकी किसी न किसी रूप में मदद करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो जवान जो हमारी बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं उनका इस देश में कितना महत्वपूर्ण रोल है। सबसे पहली बात तो वो अपनी खुशियां, अपना घर बार छोड़ के वो बॉर्डर पे हमारी सेवा करने के लिए वहाँ पे तैनात रहते हैं। दूसरी बात, अगर वो शहीद होते हैं तो उनके बच्चों को और उनके परिवार वालों को संभालने का काम किसका होना चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए। तो उनके बच्चों को पढ़ाई का, लिखाई का खर्च जो चलाना है और उनके जो वाइफ्स हैं तो उनका भी जो खर्चा है तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया को जो है करना चाहिए। तो हम लोगों ने ये मद्देनजर रखते हम लोगों ने ये काम शुरू करा ताकि और लोगों को इससे सीख मिले। जी। अब तक कितने ऐसे शहीद परिवारों के घर जा चुके होंगे कि जिनको आपकी ज़रूरत थी या जिनको देश की ज़रूरत थी? अब तक हम लोग तकरीबन 15-16 जगह जा चुके हैं, जैसे इटावा है, संभल है, राजस्थान में जोधपुर जा चुके हैं और आपका खटीमा जा चुके हैं जो उत्तराखंड में पड़ता है। तो इन तमाम जगहों पे जा चुके हैं। एक जगह हम गए थे इटावा में, वो शहीद नितिन कुमार यादव के यहाँ, तो उनकी छोटी बच्ची थी और तकरीबन 3 महीने की, जब वो शहीद हो गए तो वो तो खुशी खुशी शहीद हो गए, लेकिन उनकी जो बच्ची थी और उनकी जो वाइफ थी वो उनके ऊपर जो बीत रही थी उसको देख के हमारे दिल में एक अटैक सा आया, शॉक सा आया कि अब ये लोग क्या करेंगे जब इनके पापा नहीं है इनके हाथ रखने वाले। तो हम लोगों ने सोचा कि उनको भी थोड़ा सा पुश करें हम लोग अपने साथ और हम लोग अपने उसमें अपनी पॉकेट मनी से उन लोगों का पढ़ाई में मदद करें, उनकी सोशल सर्विस करें हम लोग। जी। ये जो आप ये काम कर रहे हैं तो उसमें जैसे आपने भी कहा कि देशवासियों का क्या रोल होना चाहिए था कि जो जवान हमारे शहीद हो रहे हैं कि वो तो चले गए अपनी जान देने के बाद, अब उनके परिवारों को किस तरह खुशियां दी जा सकती हैं? सबसे पहले तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि एक वेबसाइट बनाना चाहिए सरकार को इसके मद्देनज़र कि
उस वेबसाइट पे जो जवान शहीद हो जाते हैं उनके परिवार वालों को रजिस्टर्ड हूँ, और उस वेबसाइट के जरिए आम सिटीजन ऑफ इंडिया को अपना डोनेशन करना चाहिए, सारा डोनेशन। वो सिर्फ सरकार को वो साइट चलाना चाहिए, कोई आम इंसान ना चलाए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि सिटीजन ऑफ इंडिया को एक पर्सनल तौर पे भी उनकी मदद करना चाहिए। जैसे आप उन लोगों को पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं, कॉपी किताबें देने का खर्च उठा सकते हैं, बाकी उनके कपड़े वगैरह देने का खर्च उठा सकते हैं। इतना तो सिटीजन ऑफ इंडिया कर सकता है। तो जैसे उनको, जब आप इतनी जगह आप बता रहे हैं कि तमाम ज़िलों में आप गए हैं, तो वहाँ उनको किस तरह की दिक्कतें आपको लगी कि ये दिक्कतें आ रही हैं, उनका समाधान होना चाहिए? जी, दिक्कत देखिए काफ़ी हैं। देखिए मैं जैसे जब संभल गया था तो उनके परिवार वालों ने भी शिकायत की थी। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता कि उनके परिवार वालों ने ये शिकायत करी थी कि उनको जो है ठीक तरीके से राशि नहीं दी गई जब वो शहीद हो गए उनके परिवार में। और मैं जब नितिन कुमार साहब के यहाँ गया था, जो संभल में शहीद हो गए थे, तो उनके जो पिता हैं उनको भी ठीक तरीके से राशि नहीं प्रदान करी गई थी। तो ये जो कट ऑफ हो रही है सरकार की तरफ से या जिसकी भी तरफ से कट ऑफ हो रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको पूर्ण रूप से, चाहे सिटीजन ऑफ इंडिया का राशन काट के उनको दिया जाए, लेकिन दिया जाए, ये चाहता हूँ मैं। एक चीज़ और है कि जैसे हम बात करें, जो शहीदों की बात करें, तो एक मैसेज आम लोगों के बीच ये है कि उनके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, वो उसके लिए आगे नहीं आते। तो आप कुछ ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे कि जिससे लोगों में ये लगे कि वो शहीदों के लिए उस तरह से आगे हैं जैसे आप चाहते हैं? देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप आम इंसान को हमारी तरह ही, बस थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी कि उनको वहां तक जाना पड़ेगा। जो जहाँ शहीद हो रहे हैं उनके घर पे उनको जाके सहानुभूति देते हुए उनको कुछ अब पैसे प्रदान करें, और उनके बच्चों का कम से कम नहीं, उनके एक बच्चे का खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाएं। वैसे भी सरकारी स्कूलों में फीस कितनी है? मेरे ख्याल से ज़्यादा 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो ये चीज़ जो है वो आम तौर पे एक नागरिक को, भारत के नागरिक को ये चीज़ करना चाहिए। जरूर, मैं भी उस मोहल्ले को जानता हूँ। ये बरेली के मोहल्ला जसोली में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो जल भराव के लिए ये मोहल्ला कुख्यात है। यहाँ पीठ तक पानी भरा रहता है। बहुत से मौके ऐसे आए होंगे कि जब बारिश ज़्यादा हुई होगी तो पानी इससे ऊपर हो गया होगा। तब आप किस तरह से स्कूल जाते थे? जी, एक बार बारिश हुई थी जिसमें 5 फुट तक का पानी भर गया था, कमर तक चल रहा था। हम लोग 5th क्लास में थे लगभग। तो पापा ने साबुन रखा बैग में, फिर उसके बाद मम्मी ने जो है हमारे बैग में टिफ़िन बांध के रखा। उसके बाद फिर पापा ने जो है तौलिया रखी बैग में, किताबें भी थी उसमें, भारी वजन था। पापा ने एक कंधों पे मुझे बिठाला, दूसरे कंधों पे छोटे भाई को बिठाला। वहाँ बिठाल के उसके बाद वो नाला पार किया। नाला पार करके हम लोगों ने फिर रोड तक पहुंचे किसी तरीके से, वहां भी पानी भरा था। और रोड तक पहुंच के फिर ट्रक में बैठे, ट्रक में बैठ के फिर स्कूल तक पहुंचे। स्कूल में पहुंच के जो बाहर नल लगा है स्कूल वाला, हार्टमैन कॉलेज के बाहर, तो उस नल के बाहर हम लोगों ने नलाई धुलाई करी वहां पे। तो सब हंस भी रहे थे, भाई मजाक भी बना रहे थे कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, तो मजाक आप कर रहे हैं बच्चों के साथ। लेकिन वो एक जो रुतबा था, रुझान था ना, तो बस उसी से जो प्रेरणा मिली हम लोगों को, बस उसी में हम लोग जो है 100% आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। कॉलेज की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, कोई भी बात हो। अच्छा, जैसे आप स्कूल जाते थे इस माहौल में कि जब इतनी तेज़ तूफान आया हुआ होता था, बारिश हो रही होती थी, तो जो आपके टीचर थे वो इसको किस तरह से अप्रिशिएट करते थे? देखिए, टीचर काफ़ी अप्रिसिएशन देते थे। उसके साथ साथ पापा की मजाक भी उड़ाई जाती थी कि ये जो है, ये बंदा मतलब एकदम से थोड़ा सा बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे बच्चे की तबीयत खराब है तो टीचरों ने शिकायत करी कि बच्चे को क्यों भेज रहे हो, तबीयत खराब है, कुछ हो जाएगा तो हमारे ऊपर नाम आएगा। लेकिन वो चीज़ पापा ने एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, क्योंकि भाई जो चीज़ हमको जब कोई मुकाम हासिल करना होता है तो उसके लिए हम लोगों को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, किसी की बात में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसको लेते हुए हम सब ने जो है वो किसी की बात को इतना मद्देनजर नहीं रखा और अपना काम करते चले गए। इसका जैसे लगातार आप क्लास में उपस्थित रहे तो आपको क्या फ़ायदा हुआ उसका? सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ? सबसे बड़ा फ़ायदा तो
हमें यही हुआ कि हम सबसे पहले अपनी पंक्चुअलिटी पे, जब भी हम अपना रिजल्ट देखते हैं तो अपनी पंक्चुअलिटी पे आज फक्र होता है कि वहाँ पे 100% लिखा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज हम लोगों को मिली वो सुबह जल्दी उठने की। सुबह जल्दी उठ के जो है वो जो रूटीन, वो मामूल जो हम लोगों को मिला, सबसे बड़ी बात वो मिली। और फिर लिम्का बुक में नाम आना और आपका गिनीज बुक में नाम आना, उसके लिए हम जो ट्राई कर रहे हैं, और आपका ये उत्तर प्रदेश बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आना, तो ये सब हमें उपस्थितियां मिली उसके लिए। इसके लिए आपको गवर्नर ने भी सम्मानित किया है कि आप लगातार क्लास में उपस्थित रहते हैं। जी, गवर्नर ने भी हमें सम्मानित किया है इसके लिए, और सोशल वर्क के लिए भी उन दोनों को मद्देनजर रखते मुझे राम नायक गवर्नर उत्तर प्रदेश ने सम्मानित किया था। जी, अच्छा, आपने जैसे बताया कि बहुत छोटे थे आप जब आपको ये शौक़ चढ़ा कि आप समाज सेवा करने जाते हैं, तो ये किस तरह से आया ये ख्याल कि समाज की किसी न किसी रूप में सेवा की जा सकती है? जी, आमतौर पर जब मैं 4 साल का था तो छोटे जो हमारे भाई थे, तो हम सब आपस में खेला करते थे बाहर। तो घर के बाहर एक बालकनी है, उसमें खेला करते थे। नीचे जब फकीर या फिर गरीब गुरबा कोई आता था तो हम चुपके से अपनी पापा की जेब में से रुपए निकाल के उनको दे दिया करते थे। तो ये आदत जो है थोड़ी 3-4 साल तक हमारी यही पड़ी रही कि हम चुपके से निकाल के दे। एक दिन जब पापा ने देखा तो उस पर डांट पड़ी कि भाई तुमने क्यों पैसे निकाल लिए बिना पूछे, पूछ के देना चाहिए थे। वो देना अच्छी बात है, वो तो अलग बात है, लेकिन पूछ के देना चाहिए थे। तो पापा को भी लगा कि इन बच्चों में कोई एबिलिटी है ये चीज करने की। तो हमने सोचा कि समाज सेवा भी करनी चाहिए, और हमें ही नहीं, हर आदमी को करना चाहिए। जी, विदेशों में देखा है शजर के जैसे लोग, वहाँ पे एक नियम भी है कि जो सिटीजन्स हैं उनके लिए ये अनिवार्य है कि वो कुछ अपनी जो ज़िंदगी का उनका जो महीने हैं या जो साल हैं वो आर्मी को देंगे। वहाँ उनकी ट्रेनिंग होगी बाकायदा, उन्हें एक जैसे एक सैनिक के लिए ट्रेनिंग होती है वैसे उनको भी बहुत सी चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो अपने देश में आपको लगता है कोई इस तरह की ज़रूरत है? जी बेशक, इस चीज़ की तो हमारे देश में सबसे पहले ये कानून पास होना चाहिए कि सबसे पहले एक सिटीजन ऑफ इंडिया को 15 साल, अपने जो फिट सिटीजन्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो अपने 15 साल जो है वो इंडियन आर्मी को देना चाहिए, चाहे एज अ सोल्जर या एज एन ऑफिसर। तो ये चीज़ जो है सबसे पहले लागू होना चाहिए हमारे देश में। इससे काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। जी शजर, आपका सफ़र हार्टमैन से शुरू होने के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया पहुंच गया है, तो आपके जो मुस्तकबिल के लिए जो टारगेट हैं वो आपने क्या तय किए हैं? जी, मुस्तकबिल में मैं CDS का एग्ज़ाम दूंगा, और CDS के एग्ज़ाम के बाद मैं आर्मी एज एन ऑफिसर ज्वाइन करूंगा। और मेरा भी वही रोल रहेगा जो आमतौर पे सारे सोल्जर्स का रोल रहता है, जो हमारे शहीद लोग हैं, जो जितने भी बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं, उनका जो रोल रहा है, तो उन्हीं के हित में मैं एज एन आर्मी, इंडियन आर्मी में एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब जैसे कोरोना काल चल रहा है, इसमें क्लास उस तरह से नहीं हो रही हैं जैसे पहले होती थी, तमाम बंदिशें हैं। आपका टारगेट ये है कि आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्लान किया है? उसके लिए देखिए, प्लान कुछ नहीं है, बस जैसे भी मुख्तसर तौर पे हम लोग जब सुबह उठते थे, जो क्लास लेते थे, आज भी ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो वही हमारा रूटीन है, सुबह उठना, ऑनलाइन क्लास लेना, और आज तक अभी तक एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं छूटी। बस वही रूटीन के साथ हम लोग अपना 100% उपस्थिति करना है। जी, जैसे आप देखते हैं, आपके साथी भी रहे होंगे पढ़ाई के दौरान, तो उनमें क्या है जो, जैसे आपने 100% उपस्थिति में नाम दर्ज कराया, अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, और भी आपकी कोशिश इस तरह की जारी रहती थी, जो आपके साथी थे उन्हें वो किस तरह से इस बात को लेते थे कि हमें क्लास में हर समय जब भी क्लास लगेगी उसमें उपस्थित रहना है? क्या उनमें आपके और उनके जो सोच है उसमें क्या अंतर था? देखिए, हमारी और उनकी सोच में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था, बस सुबह उठ के स्कूल आने का अंतर था। जब किसी जो भी बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो सबसे पहले बहुत थोड़ा सा उफ करता है अपने माँ बाप से कि मेरा आज यहाँ दर्द है, मेरा आज वहाँ दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। लेकिन बस उनमें और हमें अंतर क्या था, हम लोग उफ नहीं करते थे, और जो जाहिरी तौर पे मतलब एक फ्लैट लाइफ जिसे कहते हैं, हम लोग वो जीते हैं। तो फ्लैट लाइफ में हम लोगों ने 100% उपस्थिति कर ली, और हमारे दोस्तों ने इसकी बहुत सहानुभूति दी थी हम लोगों को। बड़ी बात मानते हैं हमारे दोस्त उस चीज़ को
कि किसी की भी 100% होना इतना आसान काम नहीं है, और ये ज़ाहिरी तौर पे वो लोग बताते हैं कि ये रिकॉर्ड होने के काबिल है। जी, जैसे आपके फादर आपको पीठ तक पानी भरा हुआ था और कांधों पर उठाकर स्कूल ले गए, तो वैसे जो दूसरे गार्जियन हैं उनका क्या दायित्व है कि वो उन्हें किस तरह का इस मामले में रोल अदा करना चाहिए? देखिए, मैं उनको फोर्स तो नहीं करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि वो भी अपने बच्चों को कंधे पे उठा के ले जाएं, मगर हाँ, अगर छोटी सी चीज़ है कि अगर बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो मुख्तसर अगर उन्हें गोली दे के स्कूल भेज दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं। और कुछ ज़्यादा अगर ज़्यादा परेशानी है तो वो उनकी मर्जी है, किसी को फोर्स नहीं कर सकती इस चीज़ के लिए। बस वो हमसे प्रेरणा ले सकते हैं और ज़्यादा स्कूल छोड़ने की मनोकामना नहीं कर सकते। बस मुख्तसर तौर पे छोड़ दिया, कभी ज़्यादा जुकाम खांसी हो गया तो छोड़ दिया, बट आमतौर पे नहीं छोड़ना चाहिए इसको। जैसे क्लास नहीं छोड़ने का आपको जो फायदा हुआ और जो जिन लोगों ने क्लास छोड़ी उनको क्या नुकसान होते हैं? नुकसान सबसे पहले मार्क्स पे पड़ता है। जी, आमतौर पे जब हमारे दोस्त काम छूटता है सबसे पहली बात, और जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं स्कूल में वो मालूमात नहीं हो पाती है। अगर हम बीच बीच में स्कूल छोड़ते हुए चलेंगे, जैसे मान लिया अगर मैं आज आया या कल छुट्टी मार ली और कल गया या परसों छुट्टी मार ली, तो उसमें कंसेप्ट्स का लॉस होता है। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता था। हम लोग जब नियमित तौर पर जाते थे तो हमारी पढ़ाई में भी नुकसान नहीं होता था, तो इसकी वजह से हमारे मार्क्स भी अच्छे आते थे, और अल्लाह के करम से आज मेरा जामिया में नाम आ गया इसी वजह से। नहीं, जामिया के अलावा आपने और भी कहीं अप्लाई किया था? जी, मैंने MU में भी अप्लाई किया था और मैंने DU में अप्लाई किया था। उसमें DU में नाम आ गया था मेरा और AMU में नाम, दोनों में आ गया था, बट मैंने जामिया को प्रेफरेंस दी थी। वजह क्या रही इसके पीछे? क्योंकि मुझे जामिया बचपन से पसंद है। अच्छा। जी नहीं, एक पसंद के पीछे कोई वजह होती है कि जैसे आप उसको क्यों, जैसे जामिया जाना क्यों अच्छा लगता था? वहाँ का माहौल मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, वहाँ का मतलब एक नेचर जो होता है वहाँ का, वो अच्छा लगता है। ये थे हमारे साथ शजरुल इस्लाम, जिनका काम वाकई काबिल तारीफ़ है, और हमें उम्मीद है कि उनके जैसे युवाओं के लिए ये प्रेरणादायक होगा। धन्यवाद। धन्यवाद शजरुल। धन्यवाद।